हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आरके स्टडी प्लेनेट यूट्यूब चैनल में, जहां आपको मिलते हैं कक्षा 10वीं की किताबों का कंप्लीट सॉल्यूशन। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रैखिक समीकरणों के ग्राफीय विधि से हल करना सीखे थे। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 के उदाहरणों के द्वारा हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को कैसे हम लोग बीजगणित विधि से हल करते हैं उसको हम लोग सीखने वाले हैं। दोस्तों, इस तरह का कई वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, जैसे कि वास्तविक संख्याएं, त्रिकोणमिति, बहुपद इत्यादि। तो अगर आप इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल आरके स्टडी प्लेनेट को सब्सक्राइब करें, बगल के बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो आइए आज हम लोग बीजगणितीय विधि से रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। बीजगणितीय विधि में हमने पहले बताया था कि हम लोग प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से और बीजगणन विधि से हम लोग समीकरणों को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रतिस्थापन विधि, जो कि उदाहरण 7 से हम लोग सीखेंगे कि हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हम लोग कैसे दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो समीकरण दिया गया है वो है 7x - 5y = 2 और x + 2y = 3 है। तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करना सीखेंगे। देखिए, प्रतिस्थापन विधि इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है दो समीकरण है। तो दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को लेंगे और उसमें से किसी एक का वैल्यू को निकालेंगे, चाहे वह x का वैल्यू निकाले चाहे वह y का वैल्यू निकाले, और उसको हम लोग अगले समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी अगले समीकरण में हम लोग उसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम जो है प्रतिस्थापन विधि है। देखिए, हम लोग यहाँ पे दोनों समीकरण में से किसी समीकरण से भी हम लोग हल करना शुरू कर सकते हैं। सबसे हम लोग देखते हैं यहाँ समीकरण 2 से। देखिए क्या है समीकरण 2। समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 हमारे पास है x + 2y = 3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि x या फिर y का वैल्यू को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ निकालेंगे x का वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग x बराबर कर सकते हैं क्या, तो हम लोग x बराबर कर सकते हैं 3 - 2y। ठीक है, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू निकाल लिए हम लोग और इसको हम लोग समीकरण 3 मानते हैं। ठीक है, अब x = 3 - 2y का मान जो है समीकरण हम लोग 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, क्योंकि हम लोग किससे चले थे, समीकरण 2 से चले थे। तो समीकरण 2 से ये हमारा मान आया है, तो इसको हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, देखिए समीकरण यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले कि x = 3 - 2y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 7x - 15y = 2 है। देखिए, जहां पे x है वहां पे हम लोग 3 - 2y को रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है 7 और यहाँ पे क्या हो गया 3 - 2y, और यहाँ पहले से क्या है -15y है, बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब हम लोग इसको जब हल करेंगे, देखिए 7 जो है इससे गुना हो जाएगा, तो 7 कितना होगा 21, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 को अगर 2 से गुना करेंगे कितना होगा 14y। ठीक है, और यहाँ पे क्या है -15y = 2 है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यानी कि यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 5 और 4 9, 1 और 1 2, यानी कि 29y हो गया। और यहाँ पे दोनों में से कौन बड़ा है ये, तो इसके पास माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा 2। हम लोग यहाँ से y का मान को निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए y का मान हम लोग जब निकालेंगे तो कैसे हम लोग इसको जो है हम लोग इधर कर देंगे, और ये जो 2 है उसको हम लोग बराबर के इस साइड में ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 21, और ये 2 को हम लोग जब इधर लाएंगे तो ये प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो गया, और -29y जो है वो माइनस में है, तो बराबर के उस साइड में जब हम लोग रखेंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 29y। अब हम लोग इसको जब घटाएंगे तो 21 में से 2 गया तो कितना बचा 19। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 29y। अब देखिए यहाँ पे 29 जो है वो गुना में है, तो हम लोग इसको इस बराबर के इस साइड में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 19/29 बराबर हो गया y, यानी कि y का मान कितना हो गया 19/29। इस तरह हम लोग जो है यहाँ पे y का मान को निकाल चुके हैं। अगर हम लोग यहाँ पे y का मान को 19/29 निकाल चुके हैं, तो इसका मान अगर हम लोग समीकरण 3 में रख दें तो हमारा जो x का मान है वो हमारा निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या कि y का मान समीकरण 3 में
ठीक है, देखिए समीकरण 3 हमारे पास क्या है, ये समीकरण 3 में रखने पर देखिए समीकरण 3 यहाँ पे क्या था, x बराबर 3 माइनस 2y। तो जहां पे y है उसको हम लोग यहाँ पे इसको रख सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 और y के जहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 29 बटा सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 बटा 29। ठीक है, जब इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 3 माइनस 19 दूनी 38 और यहाँ कितना हो गया 29। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अगर भिन्न का जब हम लोग घटाव करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 जो है यहाँ पे 3 से गुना हो जाएगा, तो कितना होगा 9 3 27 के 7 बचा 2, 3 दूनी 6 बार 2 कितना हो गया 8, यानी कि 87 हो गया। और 87 में से कितना घट जाएगा 38 और यहाँ पे नीचे क्या है 29। ठीक है, तो जब हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, जब हम लोग इसको घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 49। ठीक है, और 49 बटा कितना हो गया 29। ठीक है, तो यहाँ पे किसका मान निकला है, ये x से चल रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे x का मान निकला है, तो हम लोग बोल सकते हैं अतः x बराबर कितना हो जाएगा 49 बटा 29 और y का मान यहाँ कितना है 19 बटा 29। तो यहाँ पे y का मान कितना है 19 बटा 29 है ना। तो इस तरह हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि से हम लोग आगे जो अध्याय है प्रश्नावली 3.3 उसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अगला उदाहरण। तो आइए अब हम लोग उदाहरण 8 को देखते हैं। देखिए उदाहरण 8 हमारे पास जो प्रश्न है, प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, जो हमारे पास जो प्रश्नावली 3.1 से जो प्रश्न था, पहला प्रश्न वह था आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस प्रश्न को हमने प्रश्नावली 3.1 में सिर्फ इसका बीज गणितीय स्वरूप जो है हमने देखा था कि कैसे हम लोग इसको निकालते हैं, तो वहां पे हम लोगों ने इसका समीकरण हम लोग वहां पे निकाल चुके हैं। तो इसका समीकरण हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसको आपको देखने के लिए प्रश्नावली 3.1 का वीडियो देखना होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न से हमारे पास 2 समीकरण आया था। पहला समीकरण था x माइनस 7y बराबर माइनस 42 था, और दूसरा जो था इक्वेशन क्या था, दूसरा समीकरण x माइनस 3y बराबर 6। तो हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना शुरू करते हैं। देखिए क्या होगा, हम लोग चलते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में हमारे पास क्या है x माइनस 7y बराबर है माइनस 42। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 1 से किसी एक का वैल्यू निकालते हैं, किसी एक चर का वैल्यू निकालते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर y का वैल्यू निकाल सकते हैं। और हमने जब यहाँ पे समीकरण 1 से शुरू किया है, तो जब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका जो मान है हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे समीकरण 2 से चलेंगे तो समीकरण 2 से जो हमारा मान आएगा x या फिर y का, उसका मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू को निकालते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 42, ये माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 7y। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो मान आया है इसका मान हम लोग इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग x का मान किसमें रखेंगे, x का मान समीकरण, देखिए हम लोग चले थे समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से हमारा जो है x का मान इतना आया है, तो हम लोग समीकरण 1 से चले थे, तो यहाँ पे जितना मान आया है उसका मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि हम लोग समीकरण 1 से स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो समीकरण 2 में रखने पर अगर आप समीकरण 2 से चलेंगे यहाँ पे, तो इसका मान जो है समीकरण 1 में रखना होगा। ठीक है, और अगर हम लोग 1 से चलेंगे तो इसका मान जो समीकरण 2 में रखना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 हमारे पास है। यहाँ पे देखिए जहां पे x है वहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, क्योंकि x बराबर इतना है हमारे पास वैल्यू, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जहां पे x है वहां पे लिख सकते हैं माइनस 42 प्लस 7y, और यहाँ पे क्या है माइनस 3y बराबर कितना हो गया 6। अब हम लोग इसको जब आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 42, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा 4y हो जाएगा।
ठीक है, बड़ा क्या है इसमें से प्लस, यहाँ पे 7 बड़ा था, 7 के पास प्लस था तो यहाँ पे प्लस बैठा दिए। उसके बाद यहाँ पे कितना है 6 है। जब हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए 4y बराबर 6, और ये जो है माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 42। और जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो है हमारा जो है क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6, यानी कि 6 और 2 8, मतलब कि 48 हो गया। ठीक है, तो ये गुना में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो ये कट जाएगा, यानी कि 4 एका 4 और 4 एका 4 और 4 दूना 8। ठीक है, तो हमारा जो y का वैल्यू आया है वो कितना आया है, y का वैल्यू 12 आया है। ठीक है, उसके बाद देखिए तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि y बराबर 12 का मान, ठीक है, y बराबर 12 का मान हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जब हम लोग इसके y का मान, y बराबर 12 का मान जब हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे तो देखिए यहाँ जब हम लोग y का वैल्यू बैठाएंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग यही करेंगे, क्या करेंगे कि y बराबर 12 का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये है, तो x बराबर कितना है हमारे पास -42 प्लस 7y। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा -42 प्लस 7 यहाँ हो गया, और y के जगह पे हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे देखिए y का जो वैल्यू है वो कितना आया, यहाँ पे 12 आया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। ठीक है, और जब हम लोग इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84। ठीक है, और जब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 84 में से यहाँ कितना घट जाएगा 42, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे 42। ठीक है, अब चूंकि हम लोग यहाँ पे हम लोग जब इसको बना रहे थे प्रश्नावली 3.1 में, तो हम लोग वहां पे माने थे कि उसका आफताब की आयु को हम लोग x माने थे और उसकी पुत्री का आयु को हम लोग y माने थे। ठीक है, तो हमारे पास जो x का वैल्यू आया है वो किसकी उम्र है, वह जो है आफताब का उम्र है, और हमारे पास जो y जो आया है y बराबर 12, वो किसका आयु दिया पता चल रहा है इससे जो है हमारा आफताब की पुत्री का आयु जो है पता चल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अतः आफताब की आयु इसको हम लोग x माने थे, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 42 वर्ष। ठीक है, तथा पुत्री की जो आयु है वो कितना हो जाएगा, देखिए y बराबर, यहाँ पे y बराबर कितना है 12 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 वर्ष। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो। उदाहरण 9 हमारे पास है, 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए है, तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इस समीकरण को बीजगणितीय स्वरूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। लिखेंगे क्या, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे एक पेंसिल का मूल्य पता नहीं है। ठीक है, और तथा एक रबड़ का मूल्य कितना होगा y रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्नानुसार प्रश्न में बोला गया है, क्या बोला गया है, 2 पेंसिल और पेंसिल का मूल्य को हम लोग x माने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x। 2 पेंसिल और 3 रबड़, तो रबड़ के लिए हम लोग y मान रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3y, और दोनों का मूल्य जो है वो कितना है 9 रुपए है। और अगला जो है वो कितना है कि 4 पेंसिल यानी कि 4x, 6 रबड़ यानी कि 6y, और दोनों का मूल्य जो है वो कितना है 18 रुपए है। तो हम लोगों को x और y का वैल्यू निकालेंगे, तो हम लोगों को यहाँ पे प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको हम लोग समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है, तो हम लोग कोई किसी भी समीकरण से हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से
समीकरण 1 है हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर है 9। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो 9 हो गया, ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, अरे गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भागा में, तो यहाँ पे क्या हो गया डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब लोग इसको समीकरण 3 मानते हैं। ठीक है, और ये जो x का वैल्यू है, चूंकि हम लोग चले थे समीकरण 1 से चले थे, तो इसका जो मान है हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। अगर 1 से चलेंगे तो इसका मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें रखेंगे हम लोग 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे हम लोग x का मान, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 और x के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे x के जगह पे क्या है, हम समीकरण 2 में x के जगह पे हम लोग ले सकते हैं क्या, तो 9 माइनस 3y और डिवाइड बाय 2। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे प्लस 6y है तो यहाँ पे ले लिए 6y, उसके बाद है बराबर 18 है। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग कट जाएगा 2 से, 2 दूना 4। आइए हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए 9 को 2 से गुना करेंगे कितना हो गया 18, और फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 3 दूना कितना होगा 6y। ठीक है, और यहाँ पे क्या है प्लस 6y और बराबर कितना है 18। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है दोनों वैल्यू जो है वो कट गया और यहाँ पे 18 बराबर 18 आया है। ठीक है, तो ये तो बहुत गड़बड़ बात हो गई। हम लोगों को यहाँ पे y का वैल्यू निकालना था, लेकिन यहाँ पे y का वैल्यू जो है वो पूरा पूरी क्या हो गया यहाँ पे कट गया। ठीक है, यानी कि हमारा जो चर था वही गायब हो गया, यानी कि जब हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू जब निकला नहीं तो हम लोग जो है x का वैल्यू को हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा हुआ क्यों? ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आप अगर समीकरण 1 और 2 को अगर देखेंगे तो ये दोनों समीकरण जो है वो बिल्कुल सेम है। जैसे देखिए हम लोग इसको समीकरण 2 से हम लोग जब यहाँ पे दिया समीकरण 2 कि 4x प्लस 6y और यहाँ पे बराबर है 18, तो देखिए जब हम लोग यहाँ पे ये दोनों में से 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा 3y और बराबर से हो जाएगा 18। आज जब हम इसको काटेंगे तो ये 9 बार में, तो यहाँ पे क्या आया मेरे पास 2x प्लस 3y बराबर है 9। तो देखिए यहाँ पे जो समीकरण 2 है वो बिल्कुल समीकरण 1 जैसा ही है। ठीक है, अब चूंकि एक ही समीकरण है तो क्या होगा जब हम लोग ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे तो क्या होगा, तो हम लोग को एक लाइन आएगा और उसी के ऊपर जो है दूसरा लाइन आएगा। ठीक है, तो ये जो आया हम लोग का ग्राफ में एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा होता है तो वो जो होता है वो किसका होता है, तो वो जो है संपाती रेखा होता है। ठीक है, और जब संपाती रेखाएं होती है तो हम लोग ने पहले ही पढ़ा है कि संपाती रेखा में क्या होता है कि जो भी समीकरण दिया रहता है उसका जो है एक से अधिक मान होता है, यानी कि उसका जो है एक से अधिक हल होता है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि दिया गया समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि दिया यहाँ पे लिख देते हैं क्या है, दिया गया समीकरण का अपरिमित रूप से, अपरिमित यानी कि जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, अनेक हल हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं उदाहरण 10 को। उदाहरण 10 है कि 2 रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 को के द्वारा जो है निरूपित की गई है। यानी कि ये देखिए 2 रेल की पटरियां दिया गया है, यानी कि देखिए पटरियां इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग जब इसका ये दोनों समीकरण से जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, एक रेखा आएगी। ठीक है, तो इस समीकरण का एक रेखा आएगी और दूसरा समीकरण का जो है वो दूसरा रेखा आएगी। ठीक है, तो अगर ऐसा करके आएगा तो ये दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेगी। ठीक है, तो अगर हमें प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त हो जाएगी तो सही में क्या होगा कि रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेगी। ठीक है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। देखिए हम लोग इसको समीकरण 1 मानेंगे। देखिए x प्लस
2y, देखिए माइनस में है, ठीक है, तो बराबर के जब हम लोग उस साइड में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। देखिए समीकरण 2 हमारे पास है क्या कि 2x प्लस 4y, और इसको देखिए माइनस 12 है तो इसको लिख सकते हैं क्या, 12 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है। आइए हम लोग उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना शुरू करते हैं। देखिए क्या है समीकरण 1, समीकरण 1 से समीकरण 1 में हमारे पास है कि x प्लस 2y बराबर है 4, ठीक है। तो यहां से जब हम लोग x का वैल्यू को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ये प्लस 2y है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस 2y, इसको हम लोग समीकरण 3 मानते हैं, ठीक है। और x का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे क्योंकि हम लोग समीकरण 1 से शुरू किए हैं सॉल्व करना। तो हम लोग लिखेंगे क्या, x बराबर कितना होगा 4 माइनस 2y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 2 और x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 माइनस 2y, ठीक है। ये है हमारे पास 4 माइनस 2y। देखिए यहाँ पे जहाँ पे x था 2x था यहाँ पे, तो x के जगह पे हम लोग 4 माइनस 2y ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जहाँ पे x है वहां पे क्या हो गया 4 माइनस 2y हो गया, और यहाँ पे क्या है प्लस 4y है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बराबर 12 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया समीकरण ये। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूना कितना हो गया 8, ये माइनस 2 दूना कितना हो गया 4, यानी कि 4y हो गया, और फिर यहाँ पे क्या है प्लस 4y बराबर हो गया यहाँ पे 12। तो ये दोनों जो है वैल्यू क्या हो गया कट गई, तो यहाँ पे क्या हो गया x है, और ये देखिए प्लस 12 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 12 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे माइनस 12 हो गया, बराबर क्या हो गया 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 4 बराबर 0। आप यहाँ पर भी वही कंडीशन आ गया है कि हमारा जो चर है वही क्या हो गया है गायब हो गया है, यानी कि y का वैल्यू जो है वो कट गया पूरा पूरी। तो हम लोग जब y का वैल्यू को ही नहीं निकाल पाए तो हम लोग x का वैल्यू को भी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। और जब हम लोग जब हम लोग इस समीकरण का जब हम लोग ग्राफ बनाना चाहेंगे तो नहीं बनेगा, यानी कि इसका जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये जो ग्राफ आएगा वो एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं, या तो समांतर हो जाएगा या तो संपाती हो जाएगी, ठीक है। यानी कि काटेगा कभी नहीं, और जब नहीं काटेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेल की पटरियां जो है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ बोलेंगे अतः रेल की पटरियां जो होगी एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, ठीक है। और यही हमारा जो है आंसर होगा कि एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा चर ही नहीं है, ठीक है। जब चर ही नहीं निकल पाए हैं हम लोग तो इसका ग्राफ भी नहीं बना पाएंगे। जब ग्राफ नहीं बना पाएंगे तो ये दोनों जो है हमारा प्रतिच्छेदी रेखा तो आएगा ही नहीं। जब प्रतिच्छेदी रेखा नहीं आएगा तो यानी कि ये रेल की पटरियां एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, ठीक है। तो आइए हम लोग प्रश्नावली 3.3 को देखते हैं।